हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशन। ये आपका क्लास 11th में आ रहा है, लेकिन ये आपका आगे भी आता है। बीकॉम, बीबीए, बीसीए आप कुछ भी करेंगे तो आपके आगे काम आएगा ये चैप्टर। इसको थोड़ा ध्यान से करिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में कुछ डिफरेंस होता है छोटा सा। वो डिफरेंस स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको वो क्लियर करूंगी, उसके बाद चैप्टर शुरू करूंगी। ठीक है, तो मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है मान लो। ठीक है, मैं आपको बोलूँ इनमें से कोई 2 2 का पेयर बनाओ। ठीक है, कोई 2 2 सिलेक्ट करो। मान लो आप 1 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो और 3 4 भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको बोलती हूँ कि 3 3 का पेयर बनाओ। तो ठीक है, आपने क्या करा, 3 3 के बना दिए, 1 2 3। फिर लिख दिया आपने 4 5 6। फिर बना दिया आपने 7 6 5, मान लो ऐसे बना दिया। तो जो सिलेक्शंस होते हैं ना, ये जो सिलेक्शन हो गए ना हमारे, इनको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें ऑर्डर जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्डर क्या है, 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो, कोई मतलब नहीं है, वो एक ही बात है। ठीक है, मान लो आप एप्पल और मैंगो दोनों चीज ले लेते हो, एप्पल भी ले लिया मैंगो भी ले लिया। आप पहले एप्पल लिखो या मैंगो लिखो, या मैंगो लिखो या एप्पल लिखो, एक ही बात है। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसमें क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, इसमें हम सिलेक्शन करते हैं एलिमेंट का, हमने सिलेक्ट कर लिया कुछ एलिमेंट्स। ठीक है इसमें क्या है, हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। ये सारे हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, लेकिन परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन में इन्हीं एलिमेंट्स को, मान लो आपसे कोई बोल दे कि इनको अरेंज करना है, कि जो ये हमारा 1 2 3 है, इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 को कितने तरीके से कर सकते हैं, मान लो आपने लिख दिया 1 2 3, इसको आप लिख सकते हैं 2 3 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 3 2। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं आप इसको, 3 2 1, और कुछ, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं, काफी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने एक ही 1 2 3 को इतने सारे तरीके से लिखा है, ये क्या हो गया, परम्यूटेशन। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अगर जो ये है, इसमें कॉम्बिनेशन में क्या है, 1 2 3 को आप 3 2 1 लिखोगे, कोई मैटर नहीं करता उसमें। ठीक है, मतलब ये मैंने अभी आपको वैसे बताया है, इसके अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना, सबसे पहली चीज कि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम अरेंज कर रहे हैं, एलिमेंट को, इनको आगे पीछे करके अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। आप 1 2 3 लिख रहे हैं, या 3 2 1 लिख रहे हैं, या 2 3 1 लिख रहे हैं, या 1 3 2 लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हैं, कि अगर आपके पास 1 2 7 नंबर है, आप उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर आपने 1 2 3 लिख दिया, अब 3 2 1 लिख रहे हो, तो एक ही बात है, इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको डेफिनेशन के साथ साथ पूरा चैप्टर करवाऊंगी, उसमें मैं थ्योरम, डेफिनेशन सब एक साथ करके चल रही हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं चैप्टर 7 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, कि हमें कोई चीज़ काउंट करनी होगी तो कैसे काउंट करेंगे, मतलब कि कोई भी इवेंट हमारा हो रहा है, उसके साथ में दूसरा इवेंट भी हो रहा है, तो उसके साथ में तीसरा इवेंट भी हो रहा है, तो उनको काउंट कैसे करेंगे, कितने वेज में ये इवेंट हो रहा है, तो उन क्या करेंगे, उनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इफ एन मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया आपको कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही होगा। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, कोई भी हमारा इवेंट है वो m वेज से हो रहा है। m वेज मतलब 5 तरीके से, 6 तरीके से, कितने भी तरीके से हो रहा है, m तरीके से हो रहा है वो। ठीक है, तो m डिफरेंट वेज में कोई भी काम हमारा हो रहा है, उसके साथ में हमारा दूसरा इवेंट भी हो रहा है, वो n डिफरेंट वेज में हो रहा है। ठीक है, उसके साथ में हमारा कोई और इवेंट भी हो रहा है, वो r डिफरेंट वेज में हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना डिफरेंट वेज हो रहा है हमारे पास, कोई भी इवेंट जो हो रहा है वो कितने, टोटल नंबर क्या आएगा उसका, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा, m मल्टीप्लाई में n मल्टीप्लाई में r मल्टीप्लाई में जितने भी इवेंट हमारे आगे आएंगे वो। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए डेफिनेशन को मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, मान लो आपके पास 3 पैंट है, पैंट कितनी है, 3। ठीक है जी, शर्ट है हमारे पास 2। ठीक है, 3 पैंट है, तो मैं 3 पैंट को
3 तरीके से पहन सकती हूँ, मतलब आज एक पैंट, फिर दूसरी पैंट, फिर तीसरी पैंट। और शर्ट कितनी है? 2, तो आज एक शर्ट, कल 2 शर्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा क्या बता रहे हैं प्रिंसिपल? मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 2 6। आप सोचेंगे कि ये ठीक है आंसर, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। पैंट कितनी है हमारे पास? 3, तो P1 P2 एंड P3, यही है ना? ठीक है जी। इस पैंट के साथ 2 शर्ट पहन सकती हूँ? हाँ जी, S1 S2। इसके साथ में 2 शर्ट पहन सकती हूँ? S1 S2। इसके साथ में 2 शर्ट पहन सकती हूँ? S1 S2। ठीक है, तो पैंट 1 के साथ में मैं शर्ट 1 पहन सकती हूँ। ठीक है, पैंट 1 के साथ में मैं शर्ट 2 भी पहन सकती हूँ। ठीक है, फिर पैंट 2 के साथ में भी वही सेम, शर्ट 1 और पैंट 2 के साथ में शर्ट 2। फिर पैंट 3 के साथ में भी शर्ट 1 और पैंट 3 के साथ में भी शर्ट 2। इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं हमारे पास बनाने के लिए पेयर। तो कितने वेज हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 आ गया। आया समझ कि जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ होगी, कोई भी इवेंट होगा, वो हमारा कितने भी नंबर ऑफ वेज में हो सकता होगा, साथ में दूसरा भी इवेंट हो रहा होगा, वो कितने नंबर ऑफ इवेंट्स में हो रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज में हो रहा है, तो उसका टोटल अक्रेंस निकालने के लिए सिर्फ उन दोनों को या तीनों को या चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। यही कह रहा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको FPC भी बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है? देखो, इट इज़ अ नोटेशन, ये एक नोटेशन है फॉर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी कि कोई भी जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, कोई भी n है, r है, कुछ भी है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट बताने के लिए होती है। ठीक है, तो द नोटेशन फॉर द प्रोडक्ट यूजेज अ मार्क। इसमें हम मार्क यूज़ करते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये सो फिक्स टू अ हाईएस्ट नेचुरल नंबर इन द प्रोडक्ट। जो उस प्रोडक्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर होता है ना, तो उसके पीछे हम ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ते क्या है? इसको एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं पढ़ते इसके अंदर मैथ्स में, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि n है तो n का फैक्टोरियल। ठीक है, 5 है तो 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो और उसके बाद क्या बता रहे हैं कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। ये रूल है बाय डेफिनेशन, इसमें बोला हुआ है मैंने। ठीक है, ये रूल है कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, बताऊंगी क्यों होगा। सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, जो ये डेफिनेशन है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारी नोटेशन होगी रिप्रेजेंट करेगी नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को। कैसे? देखो, अगर मान लो ये लिखे 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, 7 का फैक्टोरियल मतलब क्या? 7 का फैक्टोरियल मतलब 7 के पीछे जितने भी हैं, 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये प्रोडक्ट हो गया ना हमारा। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इससे पहले वाले लिखा ना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जो इसके पहले जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबका प्रोडक्ट हो जाता है ये 1 से लेकर। अगर 8 का फैक्टोरियल है तो 8 के आगे लिख देंगे सारे नंबर। अगर 9 का है तो 9 के आगे सारे लिख देंगे नंबर। ठीक है, अगर 2 का फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 1। अगर 5 का फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, और 0 का फैक्टोरियल क्या होगा हमारा? 0 का फैक्टोरियल हमारा होगा हमेशा 1। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। आया समझ कि फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब जिस भी चीज़ के, जिस भी नंबर के पीछे कोई भी नंबर है, n है, r है, ठीक है, p है, कुछ भी है, इसके पीछे ये साइन लग गया ना, मतलब इसका फैक्टोरियल सब में से एक कम होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने, अगर ये नहीं कि n है तो क्या कैसे करेंगे? तो n, n-1, n-2, n-3, n-4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर रहे हैं? परम्यूटेशन की डेफिनेशन की। परम्यूटेशन होता क्या है और कितने तरीके के परम्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ क्लियर की थी कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इट इज़ एन अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन व्हेन सम और ऑल एट अ टाइम। मतलब क्या कि ये एक अरेंजमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है एक डेफिनेट ऑर्डर में। मैंने आपको बताया था इसका ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बताया कि आप उसमें से कुछ एलिमेंट लेंगे चाहे तो, या फिर आप सारे भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है, बताया था ना, तो या तो आप उन सबको ले लो, तो एक पैंट एक शर्ट, दूसरी पैंट दूसरी शर्ट। ठीक है, या फिर आप उसमें से कुछ ले लो। ठीक है, तो उसको अरेंज करना है सिर्फ, यानी S1 S2 S1 P1 P2, मतलब इनको क्या है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है।
ठीक है। तो कैसे, अब इसको मैं आपको और अभी और आगे क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या है, एक अरेंजमेंट है ये एलिमेंट्स का एक डेफिनेट ऑर्डर में, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। या तो उसमें से आप पूछ लो एक बारी में या फिर सारे लो। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन का नंबर निकालना है तो क्या होगा, अगर हम सारे एलिमेंट ले लेते हैं एक टाइम पर, ठीक है। मान लो मैंने आपको बोला कोई एक नंबर है n p q कोई भी एक, ठीक है, और सारे एलिमेंट लेने हैं हमें, ठीक है। तो उसकी परम्यूटेशन क्या हो जाएगी, सीधा सीधा उसका फैक्टोरियल, यानी क्या, n का फैक्टोरियल। समझ में आया कैसे? मान लो मैं आपको बोलूँ हमारे पास 1 to 9 डिजिट हैं, 1 to 9 यानी कितने डिजिट हो गए हमारे पास, 9 डिजिट, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ 9 डिजिट है हमारे पास, हमें वो सब यूज़ करने हैं। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम सब यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा वो, सीधे सीधे 9 का फैक्टोरियल। 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 so on 1 अप टू 1, ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं और उसको हम सबको एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, सारे यूज़ करेंगे, तो क्या होगा उसका परम्यूटेशन निकालने के लिए, उनका फैक्टोरियल। यानी इसके पास अगर हमारे पास n नंबर हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हम सारे के सारे लेंगे तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, n p n, ऐसे लिखते हैं n p और n। इसका मतलब क्या हुआ, n का फैक्टोरियल, यानी हम सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, एक ही साथ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन निकालना है, कब, व्हेन टेकन r एट अ टाइम। इसमें क्या था, ऑल सारे लिए थे हमने, इसमें सिर्फ r लेंगे एक बारी में, ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट लेंगे उसमें से हम। इसको डिनोट कैसे करते हैं, n p r, यानी कि n p और ये r, ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका अब जब हमें कुछ यूज़ करने हैं तो फॉर्मूले में चेंज आएगा कुछ, क्या चेंज आएगा, फॉर्मूला इसका ये होता है n का फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास n की वैल्यू है 5 और ये हो गया p और ये है हमारे पास 3, ठीक है। तो n फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल, तो लिख देंगे 5 फैक्टोरियल, ओके। तो n माइनस r यानी कि 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल क्यों लिखा पता है, क्योंकि यहाँ पर 5 माइनस 3 भी 2 का फैक्टोरियल आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और आगे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। क्या होगा, 5 4 जा 20 और 20 मल्टीप्लाई में 3 60, तो ये क्या आ गया हमारा 5p3 की वैल्यू। ऐसे सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल को, ठीक है। अगर हमारे पास 5 नंबर हैं उसमें से हम सिर्फ 3 यूज़ कर रहे हैं एक टाइम पर, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। और अगर हमारे पास 5 हैं, जैसे सेकंड पॉइंट में बताया था कि 5 हमारे पास डिजिट्स हैं और हम पूरी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, सीधा सीधा 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या है, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उनका परम्यूटेशन निकालना है ऑल एट अ टाइम, सबका एक साथ, ठीक है। उसमें क्या है, जब p हमारे एक जैसे हैं, मतलब p ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं वो एक जैसे हैं और जो q ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे हैं लेकिन अलग है p से, और r जो है वो हमारे एक जैसे हैं लेकिन वो अलग हैं किससे, p एंड q दोनों से, ठीक है। तो इसमें परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में q फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? इसमें बताया है कि मान लो आपके पास 15 फ्रूट्स हैं, ठीक है, आपके पास 15 फ्रूट्स हैं, उसमें से आपके पास 5 क्या है, मैंगो है, ठीक है, 4 क्या है, बनाना है, और 6 क्या है, एप्पल है, ठीक है तो टोटल 15 ना। तो इसमें से 5 जो है मैंगो है वो एक तरीके के हैं मैंगो, लेकिन क्या है, बनाना से अलग है, ठीक है। 4 बनाना है, बनाना क्या है, मैंगो से अलग है। 6 क्या है, एप्पल है, एप्पल क्या है, इन दोनों से अलग है। तो इनका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, इनका निकालते हैं 15 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 का फैक्टोरियल, ठीक है।
इसमें आपको ऐसा मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। जैसे मान लो उसमें क्वेश्चन में ऐसा होता है कई बार कि हमें दिया होता है कि भाई आपके पास इतने इतने आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास जो है ये सिमिलर हैं और ये वाले सिमिलर हैं और ये वाले इसके सिमिलर हैं, तो आपको सॉल्व करना होता है। जब आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऊपर लिख देने हैं और सिमिलर वाले नीचे लिख देने हैं। जो जो सिमिलर हैं जितने जितने उतने के फैक्टोरियल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन ये हमें बताया हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कल परम्यूटेशन क्या होता है, इफ़ वी कंसिडर अरेंजमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल। अगर हम सर्कल में कोई चीज़ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो लाइन की जगह सर्कल में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है सर्कल के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा वो सर्कल परम्यूटेशन, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n, यानी कि n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें क्या था, अगर हमारे पास सारे अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, p अलग है, q अलग है, r अलग है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये हैं, ठीक है, तो इससे सॉल्व करेंगे। अभी आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में अपने आप आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो हमने परम्यूटेशन कर लिया था, अब हम करें कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, इट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, या तो सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑल, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे कि एक एप्पल है, एक मैंगो है, एक बनाना है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो हो गया वो क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन है। अगर हम तीनों एप्पल ले लेंगे तो क्या है, कोई मतलब नहीं है कि आप एक एप्पल पहले लिख रहे हो, दूसरा एप्पल पहले लिख रहे हो, तीसरा, एक जैसे ही दिख रहे हैं वो, ठीक है। तो इसमें अरेंजमेंट जो है ना मैटर नहीं करता। इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने परम्यूटेशन में क्या पढ़ा था, आपने एप्पल, मैंगो, बनाना, ये है, पहले आपने लिख दिया मैंगो, फिर एप्पल, फिर बनाना, या फिर आपने लिख दिया बनाना, फिर एप्पल, फिर मैंगो। तो ये परम्यूटेशन में मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा कोई मतलब नहीं है। उसके लिए तीनों एक ही चीज़ है, ये कि एप्पल मैंगो बनाना आ गया ना, बस बात खत्म, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ सिलेक्शन किया हमने ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। और परम्यूटेशन में क्या था, हमें उनका अरेंजमेंट करना है। हम अगर लिख रहे हैं कि एप्पल मैंगो बनाना या फिर मैंगो एप्पल बनाना, और परम्यूटेशन में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अरेंजमेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन इसमें क्या सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैटर का ऑब्जेक्ट का जो वो है ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, वो क्या है कि NCR, मतलब अगर हमारे पास n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हम R ले रहे हैं एक बारी में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसका सेकंड फॉर्मूला क्या बता रहा है, NCR मतलब n ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, आप इनको यूज़ करेंगे, थ्योरम्स हैं, थ्योरम में समझाऊंगी आपको, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि इनको यूज़ कैसे करना है। पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, NC0 मतलब कि n का फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल n-0 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। ये 1 कैसे आएगा, देखिए n फैक्टोरियल है, ठीक है, उसके बाद में 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 0 फैक्टोरियल हमें पता है 1 होता है, ठीक है। अब n-0, n में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, n किसी भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो वही नंबर बचता है ना, इतना तो पता है, आप 11th में हो अब, तो क्या हो जाएगा ये n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया ऊपर 1। अब 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 1। यानी कि कुल मिलाकर NC0 होगा तो आंसर हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये थ्योरम होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगी थ्योरम भी, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि NC0 होगा तो क्या आएगा 1, और NCN होगा तो भी क्या आएगा 1, ठीक है। सिर्फ कब आएगा, जब वैल्यू कब होंगी हमारे पास, जब हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और R हम यूज़ कर रहे हैं एक टाइम पर, तो ये फॉर्मूला लगेगा और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो आपके पास ये है, यहाँ का भी दिखाती हूँ मैं, मान लो आपके पास 5C2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 2, तो 2 फैक्टोरियल और n-r यानी 5 - 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 का फैक्टोरियल, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई में 1, तो
2 1 2, 2 2 4, तो 5 2 10। ऐसे सॉल्व करना हमें NCR को। आया समझ?